नमस्कार दोस्तों, ग्लिम्स ऑफ हिस्टोरिया में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरोप और उसके पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कुछ ही दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम आज के इस वीडियो में पहले पार्ट में यूरोप के कुछ दो पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में जानेंगे। एक है स्कैंडिनेविया और दूसरा है ब्रिटिश आइल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूरोप में कितनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। तो यूरोप में एग्जैक्टली 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जिनको अलग अलग बहुत से पॉलिटिकल डिवीज़न में बांटा गया है उनके लोकेशन, फिजियोग्राफी और पॉलिटिकल एफिलिएशंस के आधार पर। और ऑब्वियसली वो लोग अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक करके सारे पॉलिटिकल डिवीजन्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉलिटिकल डिवीज़न है स्कैंडिनेविया। तो अगर हम स्कैंडिनेविया की लोकेशन के बारे में जानें तो ये एक नॉर्दर्न यूरोप का सब रीजन है। सब रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्दर्न यूरोप में रशिया भी आता है। रशिया आपको पता है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, वो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो जो उसका यूरोपियन पार्ट है उसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, मतलब रशिया का जो यूरोपियन पार्ट है और उसका नॉर्दर्न हिस्सा वो भी नॉर्दर्न यूरोप में आता है, लेकिन वो स्कैंडिनेविया का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए इसे नॉर्दर्न यूरोप का सब रीजन कहते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें नॉर्दर्न यूरोप कहेंगे तो वो रशिया का भी जो हिस्सा है वो भी इसमें आ सकता है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं होता। तो इसलिए हम लोग इसे सब रीजन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप कहते हैं या सब रीजन इन नॉर्दर्न यूरोप कहते हैं। और इनके जो हिस्टोरिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादा कॉलोनाइजेशन नहीं किए, यहाँ पर लिबरल्स लोगों का प्रभाव कम रहा, कंजर्वेटिव लोग ज़्यादा रहे। इसी वजह से यहाँ पर खुले दिमाग वाले लोग कम थे। जो यहाँ पर चीज़ें नहीं आई उसमें एक थी डेमोक्रेसी, दूसरी थी क्रिश्चियनिटी और तीसरी थी इंग्लिश। बस इन तीन चीज़ों के अलावा हार्डली कोई चीज़ इन कंट्रीज़ में आई होगी। डेनमार्क इनमें एक्सेप्शन है क्योंकि ये एक कॉलोनियल पावर बना था, लेकिन कोई भी कंट्री डेनमार्क के अलावा, कोई भी स्कैंडिनेवियाई कंट्री डेनमार्क के अलावा कोई भी कॉलोनियल पावर नहीं था। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि नॉर्वे की कोई कॉलोनी है, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि कोई स्वीडन की कॉलोनी है, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि फिनलैंड या आइसलैंड की किसी की कॉलोनी है। तो बट डेनमार्क की कॉलोनी थी। तो डेनमार्क यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी थी, यहाँ पर इंग्लिश भी आया, यहाँ पर डेमोक्रेसी भी आई। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो बाकी कंट्रीज़ में नहीं थी वो थी इम्पीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा लिबरलिज्म थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मेजॉरिटी कंजर्वेटिव लोग ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ का स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। तो जहाँ पर कंजर्वेटिव लोग रहेंगे उनका स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी होगा। लेकिन डेनमार्क स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी के नाम पर भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड में कोई भी वो क्या है स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी नहीं है, बस डेनमार्क में ही स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। और अगर हम इंग्लिश की माने तो इंग्लिश के हिसाब से स्कैंडिनेविया जो हिस्सा है वो केवल 3 कंट्री के आसपास का हिस्सा होता है। वो है डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। और ग्रीनलैंड भी आता है। ग्रीनलैंड नॉर्दर्न यूरोप में है, सॉरी नॉट नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन ग्रीनलैंड इसलिए यहाँ पर जुड़ जाता है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। तो अगर डेनमार्क यहाँ से वो एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री बनेगा तो ग्रीनलैंड भी, क्योंकि डेनमार्क का पार्ट होने की वजह से वो भी एक स्कैंडिनेविया का हिस्सा हो गया। और अगर इन तीनों कंट्रीज को हम स्कैंडिनेवियाई कंट्री मानते हैं तो ज्योग्राफी के नाम पर और पॉलिटी के नाम पर हम लोग इसको काफ़ी नैरोली सोच रहे हैं, काफ़ी नैरो सोचे। इंग्लिश के यूज़ में तो यही 3 हैं, लेकिन ज्योग्राफी और पॉलिटी के अगर हम सोचें तो ये 3 कंट्री स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ कहलाती है। तो हमारी ये काफ़ी नैरो सोच होगी। अगर हम थोड़ा ब्रॉडर विजन रखेंगे तो इसमें हम आइलैंड्स, फैरो आइलैंड्स, फिनलैंड और आइसलैंड को भी जोड़ते हैं। तो जब हम इन 3 स्कैंडिनेवियाई कंट्री में आइलैंड्स, फैरो आइलैंड्स, फिनलैंड और आइसलैंड को जोड़ देते हैं तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ बन जाती हैं। तो इसी के साथ आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ और नॉर्डिक कंट्रीज़ में। यहाँ पर एक एस्टोनिया
ये है, यहाँ पर दिखा रहा है कि एस्टोनिया है, बट यहाँ पर ये मैप गलत है। एस्टोनिया किसी में भी नहीं आता, ना ही ब्रॉडर व्यू में आता, ना ही नैरो व्यू में आता, तो आप इसको काट सकते हैं। तो अब हम स्कैंडिनेविया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो स्कैंडिनेविया की हिस्ट्री में यूज़, मतलब स्कैंडिनेविया की हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस वो आता है वर्ल्ड वॉर 2 में। स्कैंडिनेविया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन इनका मेन लिखाव मतलब हिस्ट्री का वो वर्ल्ड वॉर 2 से आता है, क्योंकि ये भी वर्ल्ड वॉर 2 से में अफेक्टेड थे। क्यों अफेक्टेड थे? क्योंकि जो एलाइज और एक्सिस पावर्स थे, ये जो दो बहुत बड़े पावर ग्रुप्स थे इन वर्ल्ड वॉर 2, ये दोनों को डर था कि जो इनके एनिमीज़ है ये स्कैंडिनेविया में, प्राइमरीली नॉर्वे में काफ़ी पावर गेन कर रहे हैं। तो उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर हमला हुआ था। तो एक तो ये यूके का ये सोच था, बल्कि एक इंटरेस्ट क्या आप देखें तो उनका स्वीडन में एक इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट ये था जर्मनी को स्पेशली, कि उनको स्वीडन से आयरन ओर आता था। और उस टाइम आप कह सकते हो कि सबमरीन का ज़माना था। क्या कह सकते हो, हाँ सच में वो सबमरीन का ज़माना था। और उस वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में जर्मनी ने सबमरीन्स का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। उनके सबमरीन्स का नाम था यू बोट्स, और काफ़ी एक्सटेंसिवली उन्होंने उनकी सबमरीन्स को यूज़ किया, अपनी सबमरीन्स को यूज़ किया। सबमरीन आयरन से बनती हैं और भी बहुत से एलॉयज से बनती है, मतलब आयरन और भी बहुत से मेटल्स के एलॉय से बनती है, उसमें आयरन का यूज़ होता है। तो स्वीडन का जो आयरन ओर था वो जर्मनी को सबसे सस्ते दाम पर मिलता था। तो अगर यूके का कब्जा हो जाता नॉर्वे पर, तो नॉर्वे का मैंने आपको मैप पे दिखाया, बहुत बड़ी बॉर्डर लगती है स्वीडन के साथ, तो वो स्वीडन को डरा धमका कर वो रोक सकते थे अपना आयरन ओर। तो उनको अपना आयरन ओर को प्रोटेक्ट करना था। तो अपने आयरन ओर को प्रोटेक्ट करने का एक रीज़न, दूसरा डर, और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो जूइश पॉपुलेशन थी ना डेनमार्क और नॉर्वे में, ये थोड़ी ज़्यादा थी। और आपको पता है नाजीज जैसे जूइश को कोई गाजर मूली समझते थे, जो मिलता था उसको काट देते थे। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कह नहीं सकता। तो इसीलिए जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे दोनों को एक ही दिन इन्वेड किया। डेनमार्क को क्यों किया कि देखिए, जर्मनी को अगर जाना है नॉर्वे में तो वो डेनमार्क के ही रास्ते जा सकता है, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल होगा पहुंचना। या तो वो स्वीडन के रास्ते से जाएं, या तो अगर लैंड रूट लेना है तो लैंड रूट उनको सीधा सीधा डेनमार्क से मिलेगा। और मतलब डेनमार्क से आप जाओगे फिर भी तो थोड़ा सा आपको उससे क्या पार करना पड़ेगा, वाटर पैसेज है वहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने डेनमार्क पर इन्वेड किया, क्योंकि डेनमार्क सबसे क्लोज था। तो डेनमार्क के साथ साथ सीधा नॉर्वे में पहुंच जाएंगे। और ये किस दिन हमला किया गया था इन दोनों कंट्रीज़ पर? वो डे था, याद रखिएगा, 9 अप्रैल 1940। और ये जो है ना, यहाँ लिखा है डेज बिफोर ब्रिटेन प्लान टू इन्वेड, मतलब जब तक ब्रिटेन सोच रहा था कि हमला करेंगे, लोग उससे पहले हमला कर चुके थे। ठीक है। अच्छा, इनकी जो दो नेशंस थे ना, ये थोड़ा अलग रिएक्ट करे मतलब नाजियों के हमले को देखकर। डेनमार्क काफ़ी जल्दी सरेंडर कर गया, 2 घंटे की लड़ाई हुई और डेनमार्क सरेंडर कर गया। और कैजुअलिटीज़ उनकी काफ़ी कम थी, वो उनकी कैजुअलिटीज़ केवल 16 थी। लेकिन इधर उनके पीछे ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटिव था कि जल्दी सरेंडर कर जाओ। सिविलियन कैजुअलिटी इस टाइम तक नहीं हुई थी। उनको एक चीज़ ये पता थी कि अगर हम लड़ेंगे ना, हम टिकेंगे नहीं। क्योंकि आप देखो ना, डेनमार्क को अगर आप ऐसे मैप में देखोगे आपको डेनमार्क दिखेगा ही नहीं। इतनी छोटी कंट्री है डेनमार्क कि आप ऐसे मैप को ऐसे खुला खुला देखोगे आपको दिखेगा ही नहीं कि ये डेनमार्क का है। आपको उस एरिया को जूम करना पड़ेगा तब आपको डेनमार्क दिखेगा। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उन्होंने जल्दी सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो अगर वो टिकेंगे उनको गायब कर देंगे। गायब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको गायब कर देंगे डेनमार्क को, और उनके सिविलियंस के ऊपर और वो लोग कहर कर पाएंगे। और एक रीज़न था कि अगर आप कह दोगे कि भाई आप बहुत ताकतवर हो, हम आपसे टिकेंगे नहीं, 16 ही आदमी मरे, अभी उनकी आर्मी बची है और 2 ही घंटे की लड़ाई है, लेकिन जल्दी हार मानेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि ये डर गए हमारे ताकत को देखकर, तो वो खुश हो जाएंगे और उनको फाइनेंशियल ग्रांट, फ्रेंडशिप हैंड दे देंगे। और उस टाइम जर्मनी बहुत पावरफुल थी, और अगर जर्मनी का फ्रेंडशिप हैंड उनको मिल जाता, जर्मनी का फ्रेंडशिप हैंड अगर डेनमार्क को मिल जाता, तो डेनमार्क के ऊपर हमले करने से पहले कोई भी देश 10 बार सोचता। बहुत पावरफुल कंट्री थी, बहुत पावरफुल कंट्री थी, 10 बार सोचता। आप ये तक सोच सकते हो कि जर्मनी ने पूरे के यूरोप पर कब्जा किया था। अगर यूएसए नहीं कूदता तो जर्मनी शायद वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता।
लेकिन क्योंकि यूएसए की एंट्री हो गई वर्ल्ड वॉर 2 में, इसलिए जर्मनी हार गया। तो बहुत पावरफुल कंट्री थी, उनका फ्रेंडशिप हैंड मिल जाता। लेकिन नॉर्वे यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, लड़ाई की तरफ झुक गया और वो कहा हम लड़ेंगे। गलत बात नहीं कह रहा, ज़रूर लड़े, देश के लिए लड़े, अच्छी बात है लड़े। और लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो हार गए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बस आपने हमसे लड़ाई करी, हमने आपको हरा दिया, तो अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे जितने लोग के आपने जान लिए, हम उसका बदला लेंगे आपके ज्यूइश नागरिकों को मारकर। बस आप यही समझो, यही था। मतलब नाजी यही रूल फॉलो करते थे कि अगर आप हमसे लड़ोगे और हमारे आदमियों को मारोगे तो हम उसका बदला लेंगे आपके ज्यूइश नागरिकों को मारकर। ज्यूज उनको काफ़ी आसान शिकार दिखते थे। तो ये हुआ इनके साथ। और मैंने बताया 10 जून 1940 तक नॉर्वे और डेनमार्क दोनों हार गए। तो आप इनका पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग कितने पावरफुल कंट्री थे। और हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ वो बताना भूल गया, जो जर्मनी का जो इंटरेस्ट था, एक था नॉर्वे पर और दूसरा हमला करने का जो इनका एक रीज़न था अपना स्वीडन को बचाना, अपने आप को बचाना। और एक और रीज़न था कि नॉर्वे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होने के बावजूद आर्कटिक सर्कल वहाँ से पास होता है, फिर भी जो उनके पोर्ट्स थे, बंदरगाह जो थे, वो गर्म थे, वहाँ बर्फ़ कभी नहीं जलती थी, वार्म पोर्ट्स उनके पास थे। तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनकी थोड़ी पकड़ बन जाती। तो इसके लिए उन्होंने एक और रीज़न आप ऐड कर सकते हो, उन्होंने नॉर्वे पर हमला किया। ठीक है, अब डेनमार्क की जो स्ट्रैटेजी थी ना कि जल्दी हार मान जाओ, कम कैजुअलिटीज़ के साथ, नो सिविलियन कैजुअलिटी के साथ एंड नो जर्मन कैजुअलिटीज़, वो काम कर गई। उनको लगा कि अरे कहाँ टिकेगा ये, मान गया हम तो, हम विजेता हैं, हम तो जाए तो अब सूर्य को भी जीत लेंगे। वो वाला उनको आ गया। तो बोला कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आओ अब हम दोस्ती करते हैं, हम आपको पैसा देंगे, डेवलप करो, खूब डेवलप करो, और अब आपसे कोई भी हमला करेगा तो हम हैं, जर्मनी आप पे हमला करेगा। ये इनके साथ हुआ। तो जो उन्होंने सोचा वही हुआ उनके साथ। लेकिन नॉर्वे के साथ लड़े आप, अब आपने हमको मारा, हम कहर बढ़ पाएंगे, आपकी गवर्नमेंट ख़त्म कर देंगे, हम आपकी गवर्नमेंट ख़त्म कर देंगे और अपना पपेट गवर्नमेंट कर देंगे जो आपके ऊपर अत्याचार करेगी और स्पेशली आपके ज्यूइश नागरिकों को मारेगी। ये इनका क्या दिमाग वाले लोग थे, कैसे मार लेते थे इतने लोगों को, कोई भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। और दूसरा, डेनमार्क का ना वो जो था कि वो आर्यन रेस को थोड़ा वो मानते थे। आर्यन रेस आपको पता होगा, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी इंडिया में, उनके लोगों को आर्यंस कहते थे। जो हिटलर था वो आर्यन रेस को सबसे ऊपर मानता था। तो स्वस्तिक जो स्वस्तिक होता है ना हिंदू धर्म में, तो उसी को थोड़ा आप कह सकते हो कि 90 डिग्री टिल्ट कर जो स्वस्तिक बना उसने अपना सिंबल बना दिया। एग्जैक्टली स्वस्तिक नहीं था वो, बस उस स्वस्तिक को 90 डिग्री टिल्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा हिटलर का सिंबल। तो डेनमार्क वालों का जो रुझान था वो थोड़ा उस तरफ था, आर्यंस कम्युनिटी पर था। तो एक और मिल गया कि भाई आप भी मानते हो, हम भी मानते, चलो दोस्ती निभाते हैं। तो एक ये भी रीज़न है। अब देखिए, डेनमार्क और नॉर्वे दोनों हार गए हैं, लेकिन डेनमार्क थोड़ा ब्रॉडर विजन रख रहा था। तो यही ब्रॉडर विजन काम करता है अपने ज्यूइश नागरिकों को बचाने के लिए। इन्होंने अपने ज्यूइश नागरिकों को बचाया। इनको पता था कि नॉर्वे पर हमला होगा और हमला होगा तो हमारे ही रास्ते होगा, जर्मनी हमला करेगा सबसे पहले, ब्रिटेन जब तक सोचेगा ये हमला करके जीत भी लेंगे उसको। तो इनको पता था। तो इन्होंने तय किया कि अपने ज्यूइश नागरिकों को स्वीडन भेज देते थे, कि स्वीडन पे हमले के चांसेस काफ़ी कम थे, तो स्वीडन में वो सेफ रहेंगे। तो डैनिश ज्यूज थे, डेन ज्यूश या डैनिश ज्यूस जो थे वो स्वीडन चले गए और बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनकी स्वीडन में चली गई। और कुछ जो 1-8% पॉपुलेशन जो नहीं जा पाई थी, उनको क्रिश्चियन घरों ने अपने यहाँ पर रिफ्यूज रख लिया और उनको अपने पास रखा, बहुत सीक्रेटली रखा, ताकि नाजियों को पता ना चले कि उन्होंने अपने यहाँ पर ज्यूइश लोगों को रखा है। तो एज अ रिजल्ट नो ज्यूइश कैजुअलिटी। एक आध हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़ीरो है, कुछ हुई है, ऐसा नहीं है।
हुआ है, कुछ कुछ हुआ है, लेकिन इतने जूस उनके हत्या नहीं पड़े जैसे जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को मार दिया, उतने नहीं पड़े थे। कम नंबर था उनका, कम नंबर था। नॉर्वे यहाँ पर भी पीछे लग गया। नॉर्वे को लगा भाई हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, हमला होगा तो हम हरा देंगे। इन्होंने अपने जूश पॉपुलेशन को अपने हाथ रखा, फाइनली हार गए। इनको पता चल गया कि अभी जूश नागरिक हमारे बहुत अनसेफ हैं। तो आप कह सकते हो कि जलते हुए कोयले पर अपना पैर रख कर उन्होंने अपने 90% जूश पॉपुलेशन को स्वीडन भेजा। 10% जूश पॉपुलेशन नाजियों के हत्थे चढ़ गई। तो एक नैरो विजन का मतलब यही होता है, मतलब अब नैरो विजन का रिजल्ट समझ गए, और एक ब्रॉडर विजन वाले लीडर का आप समझ गए। जो जितना विजनरी लीडर होगा या जितना पावरफुल लीडर होगा ना, देश उतना अच्छा ही ग्रो करता है। या फिर जितना कमज़ोर लीडर होगा या जिसकी विजन काफ़ी कम रहेगी, वो देश फिर वो ग्रो नहीं कर पाता। देश को ग्रो करने के लिए दो सबसे मेन चीज़ होती है कि जो हो प्राइम मिनिस्टर हो, वो बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो, वो वेरियस कम्युनिटीज़ को हैंडल करना जानता हो, वो एक देश को सच में हैंडल करना जानता हो, और प्लस उसकी विजन काफ़ी दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति हो। वैसा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो देश को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी घट गई ना कि पावरफुल नेता है लेकिन विजन नहीं है, तो भाई क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे आप? या फिर आपके पास विजन है, पावर नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो ये दो अगर फैक्टर है किसी प्राइम मिनिस्टर में, तो आप समझ, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट अगर ये है, या जिसके पास पावर है, हेड ऑफ स्टेट नाम का है, जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट नाम का है उनकी क्वीन, बट पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, मतलब जो भी काम संभालता हो, अगर उसके पास एक पावर है, पावरफुल है, वो लोगों को हैंडल करना जानता है, भांति भांति लोगों को हैंडल करना जानता है, ठीक है, एक टाइप के लोगों नहीं, भांति भांति लोगों को हैंडल करना जानता है, और विजनरी लीडर भी है, तो फिर वो देश को ग्रो करा देगा। अगर आप बात करें स्वीडन की, तो भाई स्वीडन काफ़ी न्यूट्रल था। स्वीडन ने लड़ाई झगड़ा किचकिच में वो नहीं हुआ, और एक लौता ऐसा नैरोली सोच के स्कैंडिनेवियाई कंट्री, या फिर इंग्लिश यूसेज में एक लौता स्कैंडिनेवियाई कंट्री। समझ गए क्या कहने का मतलब है मेरा? इंग्लिश यूसेज में स्कैंडिनेवियाई कंट्री 3 होती है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। डेनमार्क, नॉर्वे पर युद्ध हुआ, स्वीडन पे नहीं हुआ। समझ गए हो गया आप? तो स्वीडन के ऊपर हमला नहीं हुआ, स्वीडन सेफ रहा, और अपना आयरन ओर भी भेजा जर्मनी को, और जितने भी वो थे, क्या कहते हैं, जूश लोग थे, उनको अपने यहाँ पर वो भी रखा, क्या कहते हैं, रिफ्यूज भी दी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ऐड करना भूल गया कि जितने नॉर्वेजियंस थे ना, नॉर्वेजियंस जब उनको हराया गया था और उनकी सरकार बदली गई थी, तो जिसको नाजियों ने वो दिया था, पावर दिया था, जो पपेट थे, उनका नाम था विदकुन क्विस्लिंग। आप नाम रख लिए, विदकुन क्विस्लिंग उनका नाम था। वो एक पपेट रूलर थे टू द बर्लिन्स हैंड। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। और जो वो पार्टी से बिलोंग करते थे वो थी नेशनल यूनिटी, उस पार्टी का नाम था, और नॉर्वेजियन फासिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी वो, मतलब वो फासिस्ट सोच रखती थी, हिटलर की सोच रखती थी। और जिसने ये देश संभाला वो था विडकुन क्विस्लिंग, मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो वहाँ पर नॉर्वे में। प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, वो डिफैक्टो रूलर होता है। तो आप समझ गए होंगे स्कैंडिनेविया की हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट इज ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स सबको पता है, बहुत ही फेमस ब्रिटेन कंट्री है। ब्रिटिश आइल्स नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप में आता है, वो यूरोप से कनेक्टेड नहीं है। एक सी है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये दोनों सेपरेट कर देती हैं ब्रिटिश आइल्स को यूरोप से। तो इसमें मेनली 2 आइलैंड्स हैं, एक है ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा आयरलैंड, और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनमें आता है हब्राइड्स, शटलैंड आइलैंड्स और ऑर्कनी आइलैंड्स, आइज़ ऑफ सिसिली एंड आइज़ ऑफ मैन। अब ब्रिटिश आइल्स की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश आइल्स जो है ना, उसने पीरियड्स ऑफ कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों देखे हैं। ये किन के बीच में हुआ? ग्रेट ब्रिटेन, आइज़ ऑफ मैन, आयरलैंड, बैलाविक ऑफ गर्सनी, बैलाविक ऑफ जर्सी, इनके बीच में हुआ था। ठीक है,
आज ब्रिटिश आइल्स में केवल 2 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं। पहला है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी सदर्न आयरलैंड। आइलैंड में जो आयरलैंड नाम का आइलैंड, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक है सदर्न आइलैंड, एक है नॉर्दर्न आइलैंड। सदर्न आइलैंड जो है वो उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन स्टेट है, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग पार्लियामेंट है, सब कुछ है, वो सॉवरेन स्टेट है, वो सब कुछ अपना खुद संभालता है। एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, उसका भी मतलब अलग रूल्स रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और उनका एक पार्लियामेंट भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ अपना अलग चलाते हैं। लेकिन जो फॉरेन सपोर्ट है और डिफेंस सपोर्ट है, वो जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन, लंदन की सरकार देखते हैं। बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी चीज़ में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो सेल्फ सब कुछ मैनेज करता है। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 आइलैंड है, मेन 4 आइलैंड्स हैं, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इसमें स्कॉटलैंड का अलग पार्लियामेंट है, वो अपने लॉज पास करते हैं, लेकिन एज आई सेड फॉरेन सपोर्ट एंड डिफेंस सपोर्ट ये दोनों लंदन की सरकार प्रोवाइड करती है, यूनाइटेड किंगडम प्रोवाइड करता है। सेम विद नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पर पार्लियामेंट नहीं है, और वेल्स में भी पार्लियामेंट नहीं है, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन आप इन चारों को मिला दोगे तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर आप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाओगे तो ब्रिटेन बनेगा, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स मिलाओगे तो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलाओगे तो यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। ये एक चीज़ है। और इनके साथ साथ क्राउन डिपेंडेंसीज भी है, गर्सनी, जर्सी और आइजल ऑफ मैन, ये जैसे जो आइलैंड्स हैं क्राउन डिपेंडेंसीज हैं। ये यूनाइटेड किंगडम का जो क्राउन है वहाँ से ये गवर्न होते हैं, लेकिन 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 एक्सेप्शन ये है कि इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको अलग पार्लियामेंट है, अलग लॉज चलाते हैं, इनको पूरी तरीके से कंट्री है, कंट्री के रूप में वर्क करते हैं। लेकिन क्या ब्रिटेन के हाथ में है, वो है फॉरेन सपोर्ट एंड डिफेंस सपोर्ट। ये 2 चीज़ें हैं जो ब्रिटेन के अंदर में है, जो इनको क्राउन डिपेंडेंसीज बनाता है। ब्रिटिश मोनार्क को हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। आप सबको पता है कि उनको टाइटल दिया गया था 1603 में। ठीक है, इनको ये हेड ऑफ स्टेट कहते हैं जितनी भी कंट्रीज़ है ब्रिटिश आइल्स के अंदर फ्रॉम द यूनियन ऑफ द क्राउन्स। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ के ये हेड ऑफ स्टेट है, सारे आइलैंड्स के कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन आयरलैंड, जो सदर्न आयरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अब उनके ये हेड ऑफ स्टेट नहीं रहे। 1949 तक ये थे, लेकिन उसके बाद से इनसे ये हटा दिया गया। ये अब फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और जो बाकी जितने आइलैंड्स हैं, बालाविक ऑफ गर्सनी, बालाविक ऑफ जर्सी, आइल्स ऑफ मैन, जो ये जो हैं शेटलैंड आइलैंड्स, ऑर्कनी आइलैंड्स, ये इनके हेड ऑफ स्टेट अब कहलाते हैं। ठीक है, इनको 1603 में हेड ऑफ स्टेट का वो दिया गया था, दर्जा दिया गया था, और 1688 तक एक्चुअली इनके हाथ पे पावर थी। 1688 में होता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्या था अलग वीडियो में जानेंगे। 1603 में इनको टाइटल दिया गया, पावर दी गई, और 1688 तक इनके पास वो प्रॉपर टाइटल प्लस पावर थी, मतलब 85 ईयर्स तक। उसके बाद से जब से वो हुआ, क्या कहते हैं आपका, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसके बाद से नाम तो हेड ऑफ स्टेट रहा, लेकिन जो पावर थी उनके हाथ से छीन ली गई। तो ये था आज के इस वीडियो में। एक जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ कि जो ब्रिटिश आइल्स के हिस्टोरियंस हैं वो इसको अब ब्रिटिश आइल्स नहीं कहते। इसका रीज़न क्या है कि ब्रिटिश आइल्स, अगर आप नाम सुनोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर सारे आइलैंड्स पे ब्रिटेन का कब्जा है, लेकिन एक्चुअली में ब्रिटेन का तो कब्जा है नहीं। सदर्न आयरलैंड या नॉर्दर्न आयरलैंड पे ब्रिटेन का कब्जा तो है नहीं ना, तो ये कहाँ से आप इसको ब्रिटिश आइल्स कह दोगे? तो ये ब्रिटिश आइल्स इनको नहीं कहते। और एक तो इनके फॉर्मेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये अलग सीरीज़ बन सकती है। तो आर्कीपेलगो मतलब चेन ऑफ आइलैंड्स, इनके जो लोग हैं ब्रिटिश आइल्स के आर्कीपेलगो के जो हिस्टोरियंस हैं वो नहीं मानते इसका ब्रिटिश आइल्स, इसको ब्रिटिश आइल्स नहीं कहते वो। तो बस इतना था आज के इस वीडियो में। आप सोचिए केवल 2 ही थे और बहुत लंबा वीडियो बन चुका हुआ है, आई थिंक 15-20 मिनट के आसपास का हो गया होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बस इतना था आज के इस वीडियो में। मिलता हूँ जल्द इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।